हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब सारे लोग बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे और चिल कर रहे होंगे। तो चलिए, आज जो हम लोग टॉपिक बेसिकली स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। बेसिकली ये क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 है। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3। तो इस पर आप ध्यान देंगे बच्चों कि इसमें क्या क्या पढ़ना है, कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं कि मतलब जैसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तो हम क्लास 9th में भी पढ़े थे। यहाँ नया क्या पढ़ेंगे, यहाँ सॉल्यूशन फाइंड करना हम सीखेंगे कि दो लीनियर इक्वेशन का एक साथ सॉल्यूशन कैसे फाइंड करें। मीन्स एक एक्स वाई का वैसा वैल्यू, अभी लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म कि एक्स वाई का वैसा वैल्यू जो दोनों लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, वो कैसे फाइंड करेंगे, उसके क्या क्या मेथड्स हैं। तो आज बेसिकली हम लोग उसका थ्योरी पार्ट देखेंगे कि कितने सारे मेथड्स हैं और उस मेथड को हम अप्लाई कैसे करेंगे। कल हम एनसीईआरटी बेस्ड सारे प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर जो हम लोग करेंगे वो एनसीईआरटी बेस्ड सारे प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करेंगे और उसको इजीली कि कैसे टैकल कैसे करें, वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करें, ये सारी चीज़ें हम कल देखेंगे। लेकिन आज सबसे इम्पोर्टेंट, यदि आपको कॉन्सेप्ट आ गया, यदि आपको थ्योरी आ गई कि ये होती है, ये ऐसे ऐसे हम लोग अप्लाई करेंगे प्रोसेस, तो फिर तो वर्ड प्रॉब्लम तो कर ही लोगे। ठीक है, या फिर जो डायरेक्ट इक्वेशन बेस्ड प्रॉब्लम है वो तो ईजी हो जाएगा फिर आपके लिए। तो मेन आज का जो क्लास है ये इम्पोर्टेंट है आपके नॉलेज के लिए, नॉलेज बूस्ट करने के लिए। ठीक है, बाकी हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड सारे प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, तो चलिए कि देखते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ये लैंग्वेज इस चैप्टर का नाम ये क्यों रखा, कुछ दूसरा भी रख सकता था। तो इस चैप्टर में यदि ये नाम रखा है तो इसमें आएगा क्या। तो सबसे पहले बोला है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो इसमें ध्यान देना कि सोचने वाली बात क्या क्या है कि वेरिएबल्स जो आएंगे सो कितने आएंगे, 2। और वेरिएबल्स किसको बोलते हैं, एक्स वाई को जनरली हम लोग लेते हैं। ठीक है, एक्स वाई जेड को, यहाँ तो 2 वेरिएबल में तो एक्स और वाई को लेंगे हम लोग, 2 वेरिएबल। ठीक है, फिर इक्वेशन कब बन जाती है एक पॉलिनोमियल, जब पॉलिनोमियल के इक्वल टू में कोई नंबर आ जाता है। पॉलिनोमियल के इक्वल टू के बाद कोई नंबर आ जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल, सॉरी इक्वेशन। और फिर पेयर मीन्स लीनियर इक्वेशन भी लेना है, सो एक नहीं लेना है, 2 लेना है। ठीक है, पेयर में लेना है। तो इस बात का यहाँ ध्यान रखना कि जब भी यहाँ इक्वेशंस जो आएंगे वो 2 इक्वेशन से आएगा और 2 वेरिएबल में आएगा, दोनों इक्वेशन 2 वेरिएबल में आएगा। ठीक है, तो इसका फॉर्म कैसा होता है सर ये बता दो मुझे। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, उस पर ध्यान दो कि वो कैसे कैसे आएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म लिखता हूं मैं, आपको इससे ज्यादा नहीं ध्यान, देखो STANDRD स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मैं लिख रहा हूं। ठीक है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स किस फॉर्म में आपको इक्वेशन दिखेंगे और नहीं दिखेंगे, यदि वर्ड प्रॉब्लम है तो आपको भी इसी फॉर्म में पहले बनाना है, उसके बाद कोई मेथड लगाना है। ठीक है, सबसे पहला टारगेट हमारा 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल में होना चाहिए बस। ठीक है, उसके बाद हम कुछ करेंगे। तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा बच्चों, ये जो होगा सो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, c2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये इस 2 फॉर्म में बेसिकली हमारा, इसी फॉर्म में हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन होना चाहिए, इसी फॉर्म में हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान देना। यहाँ रिस्ट्रिक्शंस क्या है कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सारे जो होना चाहिए ये कहाँ से होना चाहिए, कहाँ से, रियल नंबर से। वही तो हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आए हैं, रियल नंबर्स, तो वहाँ से बिलोंग करना चाहिए ये सारे कोफिशिएंट्स a1 b1 c1। यहाँ जो लिखो कि वेयर क्या है यहाँ, a1
A1 B1 C1 A2 B2 and C2 are from real numbers. ठीक है, कहाँ से होना चाहिए सारे, ये सारे रियल नंबर से। मीन्स बोल सकते हैं हम लोग कि ये जो A1 B1 C1 है बच्चों, ये जो A1 B1 C1 A2 B2 C2 ये सारे कहाँ से होना चाहिए, रियल नंबर से। मतलब कांस्टेंट नंबर एक कांस्टेंट होता है, कभी भी चेंज नहीं होता है। कांस्टेंट उसको बोलते हैं जो कोई किसी भी सिचुएशन में उसको डाल दो, कोई किसी टाइप का आप सिचुएशन लेते आओ, वो फिक्स्ड रहेगा हमेशा, वो चेंज नहीं होगा। जैसे 2 है तो मेरे लिए भी 2 है, आपके लिए भी 2 है, किसी और के लिए भी 2 है। लेकिन एक्स वाई जेड बेसिकली क्या है, वेरी करेगा। एक्स वाई जेड के जब हम रियल नंबर्स पुट करेंगे तो मेरे लिए 2 भी हो सकता है, तो आपके लिए 5 भी हो सकता है, किसी और के लिए -19 भी हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है, तो उसको क्या बोलेंगे बेसिकली, अभी हम वेरिएबल बोलेंगे। जो वेरी करता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, वेरिएबल बोलते हैं। यहाँ क्या बोलें कि ये सारे नंबर्स क्या होना चाहिए, रियल नंबर से, या फिर बोल सकते हैं कि कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, एंड सेकंड कंडीशन क्या होना चाहिए बच्चों, एंड यहाँ कॉमा लगा दो, एंड क्या होना चाहिए, एंड देखो तो A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर एक साथ 0, मतलब डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि A1 B1 A2 B2 सारे 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो 2 वेरिएबल में नहीं रहेगा सबसे पहले। तो इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में भी ऐसे लिख सकते हैं कि A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर ये भी नॉट इक्वल, एक भी 0, मतलब कहने का मतलब यही है कि A1 B1 और A2 B2 ये 0 नहीं होना चाहिए। C1 C2 0 हो सकता है, C1 C2 0 हो सकता है, A1 B1 और A2 B2 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये 0 हो गया तो वेरिएबल कम हो जाएगा, फिर ये 2 वेरिएबल में नहीं रह जाएगा, तो फिर हमारा चैप्टर का टॉपिक नहीं रह जाएगा, वो किसी और चैप्टर में पहुंच जाएगा। हम चैप्टर ही क्या पढ़ रहे हैं, मतलब उसका चैप्टर का नाम क्या है, हमारा नाम है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। तो 2 वेरिएबल होना जरूरी है, एक भी 0 हो गया तो भैया प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि वो 1 वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा, और हम 1 वेरिएबल का स्टडी यहाँ नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ 2 वेरिएबल का स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। तो इस फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म जब भी चाहे वर्ड प्रॉब्लम दे चाहे डायरेक्ट इक्वेशन दे, सबसे पहले हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे, तो हमारे लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, फिर हमें याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, हम एक फॉर्मेट में सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे वो सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे, कि इसमें जो सबसे पहला जो हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें कि अलजेब्राइक कंडीशन, इसका जो है ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ग्राफिकली कैसे सॉल्व करेंगे, कि 2 लीनियर इक्वेशन तो गिवन है सर, अब इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम 2 लीनियर इक्वेशन को। तो एक लाइन के इक्वेशन को ड्रॉ करने शायद आपको आता होगा, नहीं आता होगा तो मैं हूं ना। बेसिकली क्या बोल रहा है कि एक लाइन के इक्वेशन मीन्स यहाँ जैसे 2 लाइन के इक्वेशन दिया है, 2 लाइन के इक्वेशन, जैसे ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारा दिया होता है ना, कि A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, फिर क्या होगा A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये देखो हर एक इक्वेशन से यदि इसका नाम हम इक्वेशन 1 दे दें, ठीक है, इसका नाम हम इक्वेशन 1 दे दें और इसका नाम यदि हम इक्वेशन 2 दे दें बच्चों, तो इन दोनों इक्वेशंस के लिए एक लाइन बनेगी 2D प्लेन पे। 2D प्लेन पे मतलब ये बोर्ड ही मान लो 2D प्लेन है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के कॉरेस्पॉन्डिंग 2 लाइन बनेंगे, 2 लाइन की ग्राफ ड्रॉ होगी। तो उन 2 लाइंस का बिहेवियर क्या होगा, ग्राफिकली कैसे देखेंगे, सॉल्यूशन कैसे बोलेंगे ग्राफिकल में, तो इसके बारे में बात करने जा रहे हैं हम कि ग्राफिकली कैसे देखेंगे। इसमें देखो 3 ग्राफ मैं ड्रॉ कर रहा हूं, उसके बाद आप चौथा ग्राफ ड्रॉ कर दो तो फिर मैं मानूं। 3 ग्राफ,
सिर्फ 3 ही ग्राफ पॉसिबल है। 2 लाइन को एक प्लेन में रखने का सिर्फ 3 पॉसिबिलिटी, ठीक है, 3 ही वे है रखने का। एक प्लेन पे 2 लाइन रखने का, दो लाइन को रखने का मीन्स रिप्रेजेंट करने का सिर्फ 3 तरीके हैं हमारे पास, इससे ज़्यादा हमारे पास नहीं है। उसी 3 के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो ग्राफिकल मेथड है इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो इसमें देखा जाए तो मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं, आप लोग ध्यान देना कि मान लो, ठीक है, मैं इससे ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है। मैं 3 ग्राफ, फर्स्ट ग्राफ ड्रॉ करता हूं। फर्स्ट ग्राफ ड्रॉ करता हूं बच्चों। फर्स्ट ग्राफ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। इसमें एक लाइन लेता हूं मैं, एक लाइन ऐसे लेता हूं और एक लाइन ऐसे लेता हूं, ठीक है। चलो भैया, सेकेंड मैं ग्राफ लेता हूं। सेकेंड ग्राफ पर आप ध्यान दो, फिर से वही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से बनाओ। इसमें हो सकता है कि एक लाइन ये रहा हो और दूसरी लाइन मैं इस कलर से ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, ये 2 लाइन है। फिर मैं तीसरी जो लेता हूं, थर्ड, सॉरी, ठीक है। ये 3 लाइन हमने ड्रॉ किया बच्चों। ये 3 मतलब 3 ग्राफ, 3 2D प्लेन हमने ड्रॉ किया एक्स और वाई वाला। तो देखो, तो इसको एक्स एक्सिस नाम दे दो और इसको वाई एक्सिस। इसको लाइन L1 दे दो, जैसे इसका नाम जो है, और इसका नाम L2 दे दो। ये लाइन कौन सा है? L2 है। सिमिलरली यहाँ देखो, तो यहाँ ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, इसका नाम L1 दे दो, और यहीं इसी पर ओवरलैप किया है L2 भी बच्चों। सिमिलरली यहाँ देखो, तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, इसका नाम, इस लाइन का नाम L1 दे दो और इसका नाम L2 दे दो। तो यही 3 पॉसिबिलिटी है, यही 3 पॉसिबिलिटी है। अब हम सॉल्यूशन किसको बोलेंगे? एक्स और वाई का वैसा वैल्यू। हम लोग ये जानते हैं कि 2D प्लेन पे जो होती है, जब भी इधर मूव करते हैं हम लोग, यहाँ मान लो इस पॉइंट को हमें लिखना होता है, तो हम इस पॉइंट को लिखते हैं एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में, एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में लिखते हैं। अब ये एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में यदि हम लिखते हैं, इसका भी मीन्स, विच मीन्स ये जो स्ट्रेट लाइन के जितने भी पॉइंट्स हैं, कोई भी स्ट्रेट लाइन यहाँ ड्रॉ जो हमने किया है, सब में बेसिकली इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स हैं। 2D प्लेन के इनफाइनाइटली में हर एक पॉइंट, लाइन बेसिकली किससे बना है? पॉइंट्स के कलेक्शन से। और पॉइंट जो कलेक्शन मीन्स उसमें कितने पॉइंट्स रहा होगा? एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स रहा होगा। तो यहाँ बेसिकली देखा जाए तो सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? कि वैसा पॉइंट जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, मीन्स वैसा पॉइंट जो दोनों लाइन पर लाई कर रहा है, जो दोनों लाइन पर लाई कर रहा है। तो यहाँ देखा जाए बच्चों, तो यहाँ बेसिकली एक ही पॉइंट पे ये दोनों क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसमें जो भी यहाँ रहा होगा P = पॉइंट रहा होगा x1, y1 टाइप का पॉइंट रहा होगा कुछ, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कि सॉल्यूशन बोलेंगे। मीन्स 2 लाइन, मीन्स इस लाइन का भी ग्राफ हमने ड्रॉ किया, ये आया L1 का ग्राफ और ये आया बच्चा हमारा L2 का ग्राफ। ये दोनों ग्राफ जब हम ड्रॉ किए एक प्लेन पे, तो बेसिकली क्या हो गया बच्चों? कट हुआ सिंगल पॉइंट पे। तो इसका मतलब एक सॉल्यूशन है, एक ही ऐसा एक्स वाई का वैल्यू है जो दोनों लाइन को सेटिस्फाई, लाइन 1 के इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा और लाइन 2 के भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। वैसा पॉइंट, वैसा एक्स वाई का वैल्यू सिर्फ एक ही जगह हमें मिला, जहां ये इंटरसेक्ट किया, जहां ये इंटरसेक्ट किया। तो इसको बेसिकली हम लोग देखें, यदि हम इसका नेमिंग करें बच्चों, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा? इसको हम लोग नेमिंग क्या क्या लिख सकते हैं? कि ये बेसिकली बन गया यूनिक सॉल्यूशन।
ये क्या बन गया बच्चों, यूनिक सॉल्यूशन। ये लिख लो तो आप लोग, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, फिर हम लोग क्या बोलेंगे कि यूनिक सॉल्यूशन कब हुआ, जब ये दोनों लाइन क्या किया बच्चों, इंटरसेक्ट किया। क्या किया, इंटरसेक्ट, मतलब लाइन जो बन गया सो इंटरसेक्टिंग, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस भी हो गया, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस लिख लो बच्चों। ये हो गया सेकंड, मतलब सेकंड रिजल्ट इसका। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, चाहे एक हो चाहे एक से ज्यादा, यदि सॉल्यूशन एग्जिस्ट किया बच्चों तो पक्का वो जो होगा सो कंसिस्टेंट होगा। इन दोनों लाइन के इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। कब, जब सॉल्यूशन होगा, मीन्स कम से कम एक पॉइंट पर कट करेगा, तब इसको क्या बोलेंगे बच्चों हम लोग, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो हो जाएगा बेसिकली कंसिस्टेंट। क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। तो ये फर्स्ट के केस में जब लाइन इंटरसेक्ट करेगी एक पॉइंट पर, तो समझ लेना कि एक सॉल्यूशन हमारा आएगा। वो सॉल्यूशन कहाँ आएगा, बेसिकली एक्स एक्सिस में हम लोग इतना डिस्टेंस चले होंगे बच्चों, और वाई में हम लोग इतना चले होंगे, और एक्स में हम लोग बेसिकली इतना चले होंगे, मतलब एक्स में इतना और वाई में इतना। तो जो भी इसका पॉइंट रहा होगा, यहाँ हम लोग कोऑर्डिनेट में इसको लिखने जानते हैं, उसी को लिखना है और कुछ नया नहीं करना है यहाँ। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम लोग यूनिक सॉल्यूशन, वो भी दिस पॉइंट पर जहां इंटरसेक्ट किया दो लाइन। अब इन सर इंटरसेक्टिंग का बात की है, तो ये बताइए, ये दोनों लाइन तो यहाँ ओवरलैप कर रही है, ये दोनों लाइन यहाँ क्या कर रही है, L1 और L2 एक दूसरे पर क्या हो गया, ओवरलैप। तो क्या सिंगल पॉइंट है इसमें, नहीं सर, इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स है। मीन्स ये भी पॉइंट बेसिकली इन दोनों लाइन पर लाई कर रहा है, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, मतलब जितने सारे पॉइंट्स है, सिर्फ एक लाइन पर नहीं है, दोनों लाइन पर है। दोनों लाइन पर है तो एक लाइन में तो यदि इनफाइनाइट, तो दूसरी लाइन पर भी इनफाइनाइट। लाइन तो कभी खत्म होती ही नहीं है। लाइन का डेफिनेशन पता है ना, कि दोनों साइड से जो चलता जाए उसको बोलते हैं। तो यहाँ भी वही है, जब खत्म ही नहीं हो रहा है, दोनों एक दूसरे पर ओवरलैप कर रहा है, मीन्स हर एक पॉइंट उस लाइन का, एक लाइन का हर एक पॉइंट दूसरी लाइन पर भी है। मतलब इसमें कितना सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। मान लो कि ये दी है x1 y1, तो बताओ ये q कितना रहा होगा, x2 y2। फिर ये q r ले लो, r कितना रहा होगा, इसका नेम छोटा कर लो, ठीक है बच्चों। पी क्यू आर ये कितना रहा होगा, x3 y3 कर लो, इसको x3 y3 कर लो। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं, बहुत सारे पॉइंट्स इसमें लाई करेगा। ये एक या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ऐसा नहीं होगा कि दो सॉल्यूशन आया इसका, ऐसा नहीं होता है लाइन के इक्वेशन में, या तो वन, या तो इनफाइनाइट, या तो नो सॉल्यूशन। ये तीन ही केस है। तो ये इस केस, यदि ये केस बन गया, मीन्स एक दूसरे पर ओवरलैप कर गया। क्या कर गया, ओवरलैप कर गया, तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। क्या होता है ग्राफिकली, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो हम लोग यहाँ लिखो, फर्स्ट में हम लोग का क्या होगा, यहाँ देखो, तो फर्स्ट लिखो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे हम लोग, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, मीन्स इनफाइनाइटली मैनी एक्स से वाई का ऐसा वैल्यू मिलेगा जो दोनों लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। दूसरा, ये क्या हो गया, को इंसिडेंट लाइन, मीन्स एक दूसरे के ऊपर, या फिर ओवरलैपिंग लाइन्स भी बोलेंगे इसको हम लोग। तो ये क्या हो गया बच्चों, को इंसिडेंट लाइन्स। थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, यदि ये को इंसिडेंट हो गया, देखो तो यहाँ भी बेसिकली क्या हो गया कि सॉल्यूशन जो हुआ, सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट किया। सर आपने अभी बोला यदि सॉल्यूशन एग्जिस्ट किया तो वो कंसिस्टेंट होगा, दोनों लाइन की इक्वेशन, दोनों लाइन जो होगा सो कंसिस्टेंट होगा। तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट किया, एक से ज्यादा किया तो क्या फर्क पड़ता है, सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट किया ना। तो ये क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये हो जाएगा कंसिस्टेंट।
थर्ड में यहाँ जो होगा एक लाइन पर ही दूसरी लाइन बेसिकली क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। मतलब जब एक लाइन के इक्वेशन में हम कुछ मल्टीप्लाई करेंगे, जब भी इस केस का कंडीशन बनेगा, एक लाइन में जब हम कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरी लाइन बन जाएगी। और जब ऐसी होती है कि एक लाइन के इक्वेशन में कुछ मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो और दूसरी लाइन बन जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट लाइंस भी। तो यहाँ एक चीज़ और बढ़ जाएगा बच्चों कि ये जो दो लाइन के इक्वेशंस होगा इस केस में जाएगा, सेकेंड केस में जाएगा, इस केस का सिचुएशन बन रहा है। अभी हम लोग अलजेब्राइक मेथड भी देखेंगे, टेंशन मत लो। तो हम लोग उसको डिपेंडेंट भी बोलते हैं कि लाइन्स आर डिपेंडेंट। तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, डिपेंडेंट लाइन्स क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट। तो इसमें 4 पॉइंट्स, इसमें 3 पॉइंट्स। अब ये थर्ड केस है बच्चों, थर्ड केस है दोनों लाइन पैरेलल है, कभी इंटरसेक्ट करेगी क्या, दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, कभी इंटरसेक्ट करेगी क्या, पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो यदि कभी इंटरसेक्ट नहीं करती है तो उसमें कभी सॉल्यूशन मीन्स एक भी ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा जो इस लाइन को भी सेटिस्फाई कर दे और इस लाइन को भी सेटिस्फाई कर दे, ऐसा एक भी सॉल्यूशन नहीं, मतलब ऐसा एक भी पॉइंट नहीं मिलेगा एक्स वाई कोऑर्डिनेट में। तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों, नहीं मिलेगा तो नो सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, नो सॉल्यूशन। मतलब इस कंडीशन में दोनों लाइन के पास मीन्स एक भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो दोनों लाइन को सेटिस्फाई करेगा, मीन्स कोई सॉल्यूशन है ही नहीं इसके पास। तो इसको फिर हम लोग इसमें क्या बोलेंगे, लाइंस क्या हो गया बच्चों, पैरेलल। तो पैरेलल लाइंस लिख दो, ये लाइंस क्या हो गया, दोनों पैरेलल हो गया, ठीक है। तो बस यही। और यहाँ जो देखो, यहाँ सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट किया नहीं, तो जहाँ सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा था उसको हम लोग बोल रहे थे कंसिस्टेंट। अब इसमें तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट किया नहीं तो क्या बोलेंगे इसको, इनकंसिस्टेंट, कि दीज टू लाइन्स आर इनकंसिस्टेंट। क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट, ठीक है, दीज टू लाइन्स आर इनकंसिस्टेंट। तो बेसिकली ये हम लोग 3 पॉइंट, इसके लिए 3 पॉइंट्स याद रखना कि जब एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी तो यूनिक सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग लाइन्स और कंसिस्टेंट, कुछ भी लिख सकता है वो इसके जगह पर, तीनों ऑप्शन सही है। यदि इनफाइनाइटली में मीन्स लाइन्स यदि ओवरलैप कर गया तो बेसिकली इनफाइनाइटली में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेगा, कोइंसिडेंट लाइन्स होगा, कंसिस्टेंट होगा और डिपेंडेंट भी होगा। ये 4 पॉइंट इंप्लाई करता है, यदि ओवरलैपिंग लाइंस बन गया तो। थर्ड कंडीशन यदि दो लाइंस पैरेलल हो गया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में हम लोग मतलब 2D प्लेन पे ड्रॉ किए हम लोग, और दोनों लाइन क्या हो गया, पैरेलल टू ईच अदर हो गया, तो बेसिकली नो सॉल्यूशन, कभी एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, पैरेलल लाइंस होगा और इनकंसिस्टेंट, ये तीनों ऑप्शन ट्रू होगा। यदि ये तीनों में से कोई एक भी दिया है तो टिक मार देना पैरेलल के लिए। सिमिलरली पैरेलल मतलब थर्ड कंडीशन, फर्स्ट और थर्ड, सेकंड और फर्स्ट, ये तीनों कंडीशन याद रखना। तो अब दिमाग में आ रहा होगा सर क्या हमें ये सॉल्यूशन कि लाइंस पैरेलल है, ओवरलैपिंग है या इंटरसेक्टिंग लाइंस है, ये चेक करने के लिए क्या ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा? अरे नहीं, इससे भी इजी मेथड है एक, अलजेब्रा डायरेक्ट कोएफिशिएंट, वही तो बोला था अभी A1/A2 B1/B2 C1/C2 वाली, उससे डायरेक्ट चेक कर लेंगे। सर वो मेथड बताइए, तो आओ जाओ आओ हम लोग देखते हैं कि वो मेथड क्या होता है। कि फर्स्ट मेथड यहां देखो, यहां मैं 3 कंडीशन लिख रहा हूं, इन तीनों को हेडिंग बना लो अपना, ठीक है। हम लोग बेसिकली कोफिशिएंट्स के हेल्प से देखेंगे। किसके हेल्प से देखेंगे? कोफिशिएंट के हेल्प से। तो बेसिकली हम लोग यहाँ क्या करेंगे, चेकिंग, ऐसे लिख दो, किससे चेक कर रहे हैं हम लोग? सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई हम लोग कहां से करेंगे? बाय द हेल्प ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ दोनों इक्वेशन, ऑफ 2 इक्वेशन। मीन्स ऐसे लिख दो, जैसे हम लोग का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। ये 3 लाइन का इक्वेशन हमें गिवन रहेगा बच्चों, ये 3 लाइन मतलब 2 लाइन का इक्वेशन हमें गिवन रहेगा। और इसके कोफिशिएंट्स
कोफिशिएंट्स कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे, मीन्स कोफिशिएंट्स क्या होता है, x1 का a1 b1 c1 a2 b2 c2 के हेल्प से हम लोग चेक करेंगे यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो उसको कैसे चेक करेंगे, यहाँ से हमें फाइंड करना होगा, सबसे पहले a1 अपॉन a2 फाइंड करो, फिर b1 अपॉन b2 फाइंड करो, फिर c1 अपॉन c2 फाइंड करो। ये तीन चीज फाइंड करो और क्या करो, कंपेयर, मतलब देखो इक्वेट कंपेयर करके, ठीक है। कंपेयर करके देखो कि क्या कंपेयर करें सर, यदि हमारा देखो ये तीनों का वैल्यू पहले फाइंड करो, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2, ये हो जाएगा। a1 किसका कोफिशिएंट है, ये जो x का कोफिशिएंट है, सो b1 y का कोफिशिएंट और c1 जो है सो फर्स्ट इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म, a2 x इज सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट b2 y का कोफिशिएंट और c2 जो है सो कांस्टेंट टर्म। ये तीन चीज ध्यान रखना कि कहाँ से ले रहे हैं हम। यदि फर्स्ट कंडीशन में यदि ये बोल दिया कि ग्राफ यदि ड्रॉ करने का मन, यदि ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने नहीं बोला है आपको, तो ग्राफिकल मेथड का यूज नहीं करना। जब तक ग्राफिकल मेथड बोला ना जाए तब तक ग्राफिकल मेथड ड्रॉ नहीं करना है। फर्स्ट कंडीशन यदि आपको बोल दिया कि a1 अपॉन a2, यदि a1 मतलब यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, यूनिक सॉल्यूशन का के लिए केस क्या होगा, अब तो ऐसे बोलो कि इफ a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, इन दोनों का रेशियो यदि इक्वल नहीं हुआ, मतलब फर्स्ट टू को हम फाइंड किए और ये दोनों यदि इक्वल नहीं आया, थर्ड चाहे इक्वल हो या ना हो, हमारा सॉल्यूशन क्या मिलेगा हमेशा, यदि इतना हुआ देन क्या क्या चीजें इंप्लाई करेगा। फर्स्ट का बोलेगा कि यूनिक सॉल्यूशन होगा इसके पास, क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा इसके पास, ठीक है। सेकंड क्या बोलेगा बच्चे, यदि यूनिक सॉल्यूशन होता है तो हम लोग जानते हैं कि लाइंस इंटरसेक्ट करती है। अभी हम लोग ग्राफिकल मेथड में देखो तो ये ग्राफिकल मेथड में अभी हम लोग पढ़ के आए हैं कि यूनिक सॉल्यूशन में क्या करता है, ग्राफ इंटरसेक्ट करती है, दो लाइंस क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। तो दो लाइंस इंटरसेक्ट किया तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, यूनिक सॉल्यूशन मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा ये। बस यहीं से डायरेक्ट चेक कर लेना, सिर्फ a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 यदि हो गया, यहीं से डिसाइड करके बोल दो कि ये जो लाइंस होगा सो बेसिकली इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा, यूनिक सॉल्यूशन देगा इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। थर्ड केस हमारा क्या हो जाता है, यदि सॉल्यूशन एग्जिस्ट किया, यूनिक सॉल्यूशन ही सही एग्जिस्ट तो किया, यदि सॉल्यूशन एग्जिस्ट किया तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। बस यही तीन चीज तो इंप्लाई कर रहा था यूनिक सॉल्यूशन। तो ग्राफिकल मेथड से जब तक ग्राफिकल मेथड बोला ना जाए, क्यों जाए हम चेक करने, हम डायरेक्ट इससे चेक करेंगे कि a1 अपॉन a2 मतलब रेशियो किसका, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में देखना a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 देख लेंगे क्या ये इक्वल है या नहीं। यदि इक्वल हुआ तो फिर आगे जाएंगे, मीन्स इसमें और इसमें जाएंगे। यदि इक्वल ही नहीं हुआ तो फिर इसमें और इसमें जाके क्या लूट लेंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो डायरेक्ट यहीं से बोलो ना, यूनिक सॉल्यूशन दिया है क्या, इंटरसेक्टिंग लाइंस दिया है क्या, कंसिस्टेंट दिया है क्या, सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है क्या। तो बेसिकली देख लो ना वहां से, यदि इन तीनों में से कोई ऑप्शन है तो टिक मार दो, यदि नॉट इक्वल टू का केस आया तो ये तीनों में से कोई एक ऑप्शन भी है तो टिक मार दो, ठीक है। या फिर चेक करने के लिए बोल रहा है तो उसके लिए कर लो। सेकेंड केस हमारा है इफ a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, यदि तीनों इक्वल हो गया, तीनों का रेशियो हम लोग फाइंड किए a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2, यदि ये तीनों फाइंड किए और तीनों इक्वल हो गया तो क्या करेंगे, यदि ये क्या हो गया कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 फाइंड किए और ये तीनों इक्वल हो गया तो हम क्या करेंगे, तो हम क्या डिसीजन लेंगे कि पक्का इसके पास, देन फर्स्ट में क्या होगा बच्चों, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशन लिखो,
कब? जब तीनों इक्वल होगा, ये ध्यान रखना, इक्वल के केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा। सेकंड क्या है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन हुआ तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होता है? जब लाइंस क्या करता है? ओवरलैप करता है, मतलब इसी को बोल सकते हैं कोइंसिडेंट लाइन या फिर ओवरलैप लाइन, ओवरलैपिंग लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस, या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग ओवरलैपिंग लाइंस। ये चीज ध्यान दो, कोइंसिडेंट लाइंस या फिर ओवरलैपिंग लाइंस बनेगा। थर्ड कंडीशन क्या होगा बच्चों? यदि ये कोइंसिडेंट ओवरलैप सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट किया, चाहे इनफाइनाइट किया चाहे यूनिक, तो दोनों के केस में क्या हो जाता है? कंसिस्टेंट हो जाता है। तो इसको कंसिस्टेंट भी बोल दो, कंसिस्टेंट बोल दो। फोर्थ, इसमें एक प्रॉपर्टी और लिखवाया था कि यदि इस टाइप का कुछ बना तो लाइन्स हो जाएगा डिपेंडेंट, मीन्स एक लाइन के इक्वेशन में हम कुछ मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरा लाइन बन जाएगा। ये मैं दिखाऊंगा एग्जाम्पल में कल कि कैसे डिपेंडेंट लाइन बनती है, कैसे एक में एक फर्स्ट इक्वेशन में कुछ मल्टीप्लाई किया और सेकेंड इक्वेशन बन गया। ये मैं कल दिखाऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में दिखाऊंगा। तो यहाँ क्या हो गया? कंसिस्टेंट। तो इसको क्या बोलेंगे? लाइन्स आर डिपेंडेंट भी हो गया, यहाँ लाइन्स आर डिपेंडेंट। ठीक है, तो लाइंस क्या हो गया बच्चों? डिपेंडेंट हो गया। ये चीज का ध्यान रखना। थर्ड कंडीशन हमारा है पैरेलल वाली, मीन्स उसकी कंडीशन मीन्स अलजेब्राइक कंडीशन कोफिशिएंट्स के हेल्प से कैसे देखेंगे सर? तो यहां देखो, इफ, फिर से वही लिखो कि इफ a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये दो तो हुआ, ये दो तो हुआ, बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, नॉट इक्वल टू c1 अपॉन थर्ड के इक्वल नहीं हुआ, तो क्या बनेगा बच्चों? थर्ड कंडीशन जो बन गया बच्चों, नॉट इक्वल टू c1 c1 अपॉन c2। यदि ये कंडीशन इस टाइप का कुछ दिखा, मतलब ये फाइंड करना है और कंपेयर करना है कि ये कौन से कंडीशन को फॉलो कर रहा है, कौन से कंडीशन को होल्ड कर रहा है। जो जिस कंडीशन को होल्ड करेगा कि फर्स्ट वाली, सेकंड वाली या थर्ड वाली, तो इसमें से जैसे इसमें चार ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन दिखेगा तो ट्रू हो जाएगा, यदि ये तीनों इक्वल हो गया तो। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा? देन यदि फर्स्ट दो इक्वल हुआ और थर्ड के इक्वल नहीं हुआ, थर्ड के रेशियो c1 अपॉन c2 के रेशियो को इक्वल नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट में लाइंस जो होगा मीन्स नो सॉल्यूशन, इसके पास एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि लाइंस क्या हो गया? पैरेलल। नो सॉल्यूशन के केस में बेसिकली हमारा लाइंस कैसा होता है बच्चों? पैरेलल लाइंस होता है। पैरेलल लाइंस। ठीक है, थर्ड इसमें क्या हो जाएगा? इसमें तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट किया नहीं, तो जहां सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता था उसको बोलते थे कंसिस्टेंट। अब यहां नहीं किया तो इसको बोल दो इनकंसिस्टेंट, काम खत्म। ठीक है, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट बोल दो बच्चों इसको। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन, ये तीन अलजेब्राइक, इसी का ग्राफिकल मेथड भी हम लोग देखें और इसी का हम ये अलजेब्राइक मेथड की कोफिशिएंट के हेल्प से कैसे बताना है किसी चीज को। ठीक है, मीन्स जरूरी नहीं है कि वो ग्राफ ड्रॉ करके ही हम बताएंगे, हम डायरेक्ट कोफिशिएंट को इक्वेट, मतलब इसको रेशियोज फाइंड कर लेंगे और कंपेयर करके देख लेंगे कि क्या कंडीशन बन रहा है। क्या फर्स्ट वाला दोनों यदि नॉट इक्वल टू हुआ तो ये कंडीशन सिंप्लाई होगा यूनिक सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग लाइंस और कंसिस्टिंग। सिमिलरली यदि तीनों इक्वल हो गया तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, कोइंसिडेंट लाइंस या ओवरलैपिंग लाइंस बोलेंगे इसको, कंसिस्टेंट होगा और लाइंस आर डिपेंडेंट भी होगा। यहाँ थर्ड कंडीशन का केस कि फर्स्ट टू तो इक्वल हुआ लेकिन थर्ड के इक्वल नहीं हुआ, तो नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइंस और इनकंसिस्टेंट हो जाएगा सॉल्यूशन। तो ये इस टाइप के हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसी में था, इसी का ये ग्राफिकल मेथड था कि ग्राफ के थ्रू भी हम बोल सकते हैं और
यहाँ कोफिशिएंट के हेल्प से भी हम लोग बोल सकते हैं सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं। यही 3 मेथड मीन्स 2 मेथड बेसिकली ये है। यहाँ से ग्राफिकल सॉल्यूशन भी फाइंड कर सकते हैं और यहाँ से हम लोग सिर्फ चेक करेंगे कि क्या हो रहा है। यदि ये 2 मतलब इस पर आप फोकस करना ये अच्छा है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, अब देखो तो अलजेब्राइक मेथड्स बच्चों, फिर से वही 2 लाइन की इक्वेशन। अब हमारे पास सॉल्व करने का जो मेथड है वो 2 मेथड बेसिकली है 3 मेथड, बस हमें पढ़ना 2 है, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हमें नहीं पढ़ना है। तो यहाँ बेसिकली इस मेथड को मीन्स इसको सॉल्व करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 यदि हमारा गिवन है, फिर a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू यदि हमारा 0 गिवन है। ये 2 लाइन की इक्वेशन, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। तो इन दोनों लाइन के इक्वेशंस को मतलब इन दोनों लाइन के को सॉल्व करने का, जब तक ग्राफिकल मेथड नहीं बोलेगा तब तक ग्राफिकल मेथड का यूज नहीं करना। अभी जो मेथड बता रहा हूं उसका यूज करना। ग्राफिकल मेथड का तब यूज करना जब ग्राफिकली बोलेगा, क्वेश्चन में बोला जाए तब ग्राफिकली यूज करना है। ठीक है, तो ये फर्स्ट मेथड हमारे पास कौन सा है बच्चों? सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा है? सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है हमारे पास। फर्स्ट मेथड हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड है। सेकेंड मेथड हमारे पास क्या है? एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड है हमारे पास बच्चों। और थर्ड मेथड जो हमारे पास है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये 3 मेथड है हमारे पास, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो कि हमें अभी ये मेथड सब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हमें नहीं पढ़ना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हमें नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी में सिर्फ सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड पर बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं, तो इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है और एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में इतना ध्यान रखना बच्चों कि यहाँ 2 टाइम्स हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं। कितना टाइम्स? 2 टाइम्स। ठीक है, और यहाँ एलिमिनेशन मेथड में भी बेसिकली हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं लेकिन 1 टाइम्स। कितना टाइम्स? 1 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ मैं बताऊंगा अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड को कैसे टैकल करें और एलिमिनेशन मेथड को कैसे टैकल करें। ठीक है, इन दोनों प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल, मतलब दोनों मेथड से कोई भी इक्वेशन दी जाएगी, लाइन की इक्वेशन, 2 लाइन की इक्वेशन यदि गिवन है 2 वेरिएबल की, तो उसको सॉल्व करने का बेसिकली इन 2 मेथड, बेसिकली है 3 मेथड, लेकिन हम लोग को पढ़ना सिर्फ 2 ही मेथड है। तो इन 2 मेथड में हम लोग को डिस्कस करेंगे, इन 2 मेथड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे और आगे चलिए देखते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में कैसे कैसे पुट करेंगे। 2 बार बोल तो दिए सर कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में 2 बार सब्स्टिट्यूट करेंगे, बट कैसे? तो चलिए आगे देखते हैं। तो ये देखो फर्स्ट मेथड जो है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग क्या करेंगे बच्चों? वही 2 लाइन की इक्वेशन तो हमें गिवन रहेगी। ठीक है, हमें गिवन रहेगी। इसका मेथड देखो कैसे करेंगे। मेथड बेसिकली हम लोग क्या करेंगे बच्चों मेथड के लिए कि सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन रहेगी? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, फिर a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये लाइन 1 होगा, लाइन 1 की इक्वेशन, और ये 2 की इक्वेशन है। मीन्स लाइन एक को इक्वेशन 1 मान लिया और एक को इक्वेशन 2 मान लिया हमने। अब इन दोनों लाइन के इक्वेशन को यदि हमने सपोज कर लिया है तो फ्रॉम 1 से क्या करेंगे? फ्रॉम 1 से क्या करेंगे हम? फ्रॉम 1 से हम क्या करेंगे बच्चों? इक्वेशन 1 से हम लोग क्या करेंगे? x की वैल्यू फाइंड कर लो। इक्वेशन 1 से क्या करो? x की वैल्यू फाइंड कर लो। तो देखो तो क्या होगा? a1x इक्वल टू क्या होगा? इसको उठा के उधर ले जाओ तो इधर हो जाएगा माइनस b1y माइनस c1 हो जाएगा बच्चों।
ये C1 इधर प्लस में है तो उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, और B1 इधर B1y इधर क्या है प्लस में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। अब यहाँ हम लोग x की वैल्यू फाइंड करना है तो x इक्वल टू क्या निकल गया हमारा माइनस B1y माइनस C1 अपॉन में क्या निकल जाएगा A1 से डिवाइड कर दो। तो ये बेसिकली हमारा फाइंड आउट हो गया बच्चों, क्या फाइंड आउट हो गया x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y, x की वैल्यू फाइंड हुई है इन टर्म्स ऑफ y। अभी ये जो इसको इक्वेशन 3 मान लो बच्चों, अभी इस इक्वेशन को मीन्स x की वैल्यू को जैसे यहाँ 1 से निकाले थे हम, तो 1 से निकाले थे तो 2 में पुट करेंगे, यदि 2 से निकाले रहते तो 1 में पुट कर, किसी से भी निकाल सकते हो, लेकिन एक अपना फिक्स कर लो कि 1 से निकालेंगे 2 में पुट करेंगे, ठीक है। या फिर इजी कुछ दिख गया 2 में तो 2 से निकालो और फिर 1 में पुट कर दो। तो यहाँ से 1 से निकाला हमने और इसको क्या कर देंगे पुट कर देंगे 2 में, हमने सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 2 में। नाउ क्या करो बच्चों, नाउ पुट x इक्वल टू, पुटिंग कर दो x इक्वल टू कितना पुट कर रहे हैं माइनस by माइनस C1 अपॉन A1 इन इक्वेशन 2 वी गेट, हमें क्या मिलता है बच्चों, देखो तो इसकी वैल्यू अभी इक्वेशन 2 में x के जगह पर बेसिकली हमें इतना रखना है, x के जगह पर माइनस by माइनस C1 अपॉन ये रखना है, इसकी वैल्यू रखो। यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों A2 इंटू माइनस B1y माइनस C1 अपॉन A1 इक्वल टू प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ B2y अरे प्लस में क्या हो जाएगा B2y प्लस C2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 0। अभी यहाँ से बेसिकली हमारा y का वैल्यू क्या होगा बच्चों फाइंड आउट हो जाएगा, यहाँ से हमारा क्या होगा y का वैल्यू क्या हो जाएगा फाइंड आउट हो जाएगा। देखो तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन गया, और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता है एक ही वेरिएबल हो और एक ही इक्वेशन हो तो हम इजीली वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ देखो तो सिर्फ y में रह गया, तो यहाँ से हमें y का वैल्यू अब फाइंड करना है, तो y का वैल्यू निकालो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेसिकली यहाँ से एक y का वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, K1 नाम दे रहा हूँ, जो भी वैल्यू आ रहा है या फिर डायरेक्ट निकाल ही लो। यहाँ से फाइंड आउट यदि हम करेंगे तो y इक्वल टू, तो जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम लेके उधर, यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों माइनस A2 B1y माइनस A2 C1 प्लस में हो जाएगा A1 B2y प्लस में हो जाएगा A1 C2 इक्वल टू 0। इस टाइप का इक्वेशन बनेगा। y वाले टर्म्स को कॉमन ले लो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस टाइम्स A2 B1 प्लस टाइम्स A1 B2y इक्वल टू, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा ये A2 C1 प्लस A1 C2 हो जाएगा बच्चों A1 C2। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं y इक्वल टू बेसिकली जो निकलेगा सो A2 C1 प्लस A1 C2 और अपॉन में जो हो जाएगा सो A1 B2 माइनस A2 B1। बेसिकली ये निकल गया हमारा y का वैल्यू, ठीक है। अभी इस y का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करके x का वैल्यू फाइंड कर लो, किसी भी चाहे 1 2 3 किसी जिसमें मन करे जिसमें आपका इजी हो उसमें पुट कर दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से इसको मान लेते हैं कि y इक्वल टू अल्फा बोल दो या k बोल दो, K1 बोल दो, ठीक है, कुछ वैल्यू आएगी। अब y की वैल्यू K1 इक्वल टू क्या है, यहाँ K1 इक्वल टू इतना है A2 C1 प्लस नहीं सॉरी यहाँ माइनस होगा ना, हाँ बच्चों यहाँ माइनस होगा, ठीक है, यहाँ भी क्या होगा
माइनस माइनस क्या होगा A1C2, यहाँ लिख दो, इसका नाम हमने रखा K1 रखा, इसको से बोल दो किस K1, वेर K1 इक्वल टू क्या है बच्चों A2C1 माइनस A1C2 अपॉन A1B1 माइनस A2B1 तो ये है बेसिकली K1 इक्वल टू, अब ये जो y इक्वल टू K1 है किसी में पुट कर दो, इसी में पुट कर दो, इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, नाउ पुट करो क्या, y इक्वल टू K1 किसमें, इन इक्वेशन 3 में पुट कर दो, इन इक्वेशन 3 वी गेट, हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन 3 में यदि पुट करेंगे तो x की वैल्यू जो फाइंड आउट होगी बच्चों, सो माइनस बी, और y के जगह पर कितना रखेंगे K1 माइनस C1 अपॉन में क्या निकलेगा बच्चों A1, तो ये बेसिकली x की वैल्यू सॉल्व करके x की वैल्यू निकल जाएगी, तो x की वैल्यू को दे दो कि K2 दे दो बच्चों, इसका नाम K2 से कर दो, इसको बोल दिए इसका नाम K2, वेयर K2 इक्वल टू क्या है बच्चों, वेयर K2 इक्वल टू क्या है माइनस बी K1 माइनस C1 अपॉन A1, ये है हमारा K2 का वैल्यू। तो सिमिलरली सो क्या हो गया, x और y का वैल्यू क्या निकल गया हमारा, x और y का वैल्यू K2 पहले x और y का जो वैल्यू फाइंड आउट होगा बच्चों वो निकलेगा K2, K1। अब K2 के जगह पर जो है उसको पुट कर दो और K1 के जगह पर पुट कर दो, तो यही तो x और y का वैल्यू ही तो चाहिए था हमें, तो यहाँ से x और y का वैल्यू इस टाइप से हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, देखो तो यहाँ 2 बार पुट किए बच्चों, क्या किए हम लोग 2 टाइम्स यहाँ पुट किए हैं, सब्स्टिट्यूट किए हैं, एक बार यहाँ x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए हैं और एक बार यहाँ सब्स्टिट्यूट किए हैं, ठीक है, तो यहाँ 2 बार पुटिंग किए हैं, 2 बार सब्स्टिट्यूशन किए हैं, तो इसलिए क्या हो गया बेसिकली सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया। यहाँ फर्स्ट वाला जो फाइंड किए थे बच्चों वो भी हम लोग सब्स्टिट्यूशन से के हेल्प से ही फाइंड किए थे, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड में क्या होगा, तो इसके प्रॉब्लम बेस्ड, इस पर बेस्ड प्रॉब्लम करवाऊंगा मैं कल, सिर्फ इस प्रॉब्लम से करवाऊंगा, एनसीईआरटी के सारे प्रॉब्लम्स कल 1 शॉट में बनाऊंगा, तो आप लोग उसको देखना और समझ में आ जाएगा। बस यहाँ मेथड आपको प्रूफ कर दे रहा हूँ ताकि आपको कहीं आ जाए गलती से दे कोई किसी एग्जाम में, तो उसको भी आप टैकल कर लें, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है देखो बच्चों एलिमिनेशन मेथड, सेम सारी चीजें सेम रहेगी, बस यहाँ एलिमिनेट करेंगे, वहां सब्स्टिट्यूट कर रहे थे, यहाँ एलिमिनेट करेंगे, बस काम खत्म, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि मेथड सबसे पहले गिवन हमारे पास क्या रहेगा, गिवन हमारे पास रहेगा फिर से वही a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 रहेगा, फिर a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू क्या रहेगा बच्चों 0, ठीक है। ये 2 लाइन की इक्वेशन हमें गिवन रहेगी। अब इसको एलिमिनेट करना है, तो एलिमिनेट करने के लिए सबसे पहले, एलिमिनेट मतलब क्या होता है कि एक का कोफिशिएंट को इक्वेट करो, एक के कोफिशिएंट को इधर x और इधर y में से एक को एलिमिनेट करो, मीन्स रिमूव करो, दोनों इक्वेशन के हेल्प से उसको हटाना है हमें, तो हम क्या करेंगे कि इसमें a2 से मल्टीप्लाई कर दो और इस इक्वेशन में a1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हम लोग ऐसे लिखो मल्टीप्लाइंग a2 in equation 1 and a1 in equation 2, ठीक है। वी गेट, हमें क्या मिलेगा, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे बच्चों, हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा उसके बारे में पूछा जा रहा है, तो a2 से मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा यहाँ a2 a1x प्लस a2 b1y प्लस a2 c1 इक्वल टू क्या हो जाएगा इधर 0, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे a1 से तो a1 a2x एंड सब्ट्रैक्ट भी कर दूँ, एंड सब्ट्रैक्ट
ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा a1 b2y प्लस यहाँ क्या हो जाएगा a1 c2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब इसको जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बच्चों क्या होता है कि नीचे वाली की साइन चेंज हो जाती है, प्लस में है तो माइनस में हो जाती है और माइनस में है तो प्लस में हो जाती है। तो यहाँ देखो तो ये प्लस में है तो ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। तो यहाँ देखो तो ये a1 a2x यहाँ भी है a1 a2x, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, सिर्फ a वाली टर्म बचेगा। तो a वाली टर्म को हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो तो a2b1 माइनस a1b2y और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस a2c1 माइनस a1c2 इक्वल टू 0। यहाँ से फिर से हम लोग y का वैल्यू सेम उसी टाइप से, बस यहाँ एक चीज़ क्या कर ली है बच्चों, एलिमिनेट कर ली है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा y की वैल्यू यदि हम निकालेंगे तो देखो तो ये चला जाएगा उधर, तो हो जाएगा पॉजिटिव, तो सॉरी ये हो जाएगा पॉजिटिव a1c2 माइनस a2c1 अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों a2b1 माइनस a1b2। ये देखो तो ऊपर वाले में भी हमारा यही आया था, क्या y की वैल्यू था a1c2 माइनस a2c1, y की वैल्यू a1c2 y की वैल्यू हम लोग निकाले थे a1c2। यहाँ कुछ मिस्टेक किए थे क्या बच्चों, a2c1 यहाँ प्लस में चला गया था, ठीक है, a2c1 और यहाँ हो गया था a1c2 माइनस में हो गया था। अच्छा यहाँ फिर नीचे देखो तो इसका a1b2 a1 नहीं, ठीक है, इन दोनों से माइनस यदि कॉमन ले लेंगे तो बेसिकली वही ऊपर वाला ही आ जाएगा बच्चों। यहाँ से क्या हो जाएगा a2c1 माइनस a1c2 और यहाँ भी साइन चेंज कर देंगे तो हो जाएगा a1b2 माइनस a2b1। तो ये बेसिकली हमारा सॉल्यूशन ऊपर में भी आया था y का वैल्यू कि a2c1 माइनस a1c2 और ये जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा a2b1 माइनस a2c1 माइनस a1c2 अपॉन में क्या हो जाएगा a1b2 माइनस a2b1। ये बेसिकली हमारा y का वैल्यू निकल गया बच्चों, y का वैल्यू। फिर से सेम y का वैल्यू जब हम किसी इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा वैल्यू, इसका वैल्यू k मान लो, इसका वैल्यू मान लो कि k1 नाम दे दिए, k1 कर दो इसका से इक्वल टू कर दो k1 से का पॉपुलेशन, इसका नाम हमने क्या रख दिया k1। y का वैल्यू फिर से हम किसी इक्वेशन में अब देखो तो एक बार यहाँ पुट जो कर रहे हैं बच्चों से एक बार कर रहे हैं कि नाउ पुटिंग y इक्वल टू k1 इन इक्वेशन, किसी में भी पुट कर सकते हो 1, तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट y इक्वल टू k1 पुट कर रहे हैं बच्चों, तो यहाँ से क्या हो जाएगा k1 a1x प्लस b1k प्लस c1 इक्वल टू 0 हो जाएगा इक्वेशन 1 से। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से हो जाएगा माइनस b1k माइनस c1 अपॉन में क्या हो जाएगा a1। तो ये हमारा x की वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ बेसिकली हम लोग जो यहाँ ऊपर में जो हम लोग फाइंड किए थे वैल्यू, यहाँ भी तो वही निकाले थे ना कि माइनस b1 माइनस यहाँ से b कहाँ से आ गया था, x की वैल्यू यहाँ b1 था ना, ये b1 और यहाँ भी क्या हो जाएगा बच्चों b1, तो b1 k1। तो यहाँ भी k2 का वैल्यू वही निकाले थे बच्चों और वहाँ भी हम लोग k2 का वैल्यू जो हम लोग यहाँ नेक्स्ट में हम लोग जो निकालें यहाँ भी k2 का वैल्यू वही, मुझसे इसको बोल दो k2।
तो वही बेसिकली x और y का वैल्यू दोनों मेथड से, चाहे एलिमिनेशन मेथड से आओ या सब्स्टिट्यूशन मेथड से आओ, दोनों का आंसर सेम आना है, ठीक है, किसी भी केस के लिए आप करो। तो यहाँ बेसिकली यही मेथड्स है और इतना ही मेथड्स है हमारे पास पढ़ने के लिए, ठीक है, हमें इतना ही मेथड को बेसिकली एक्सप्लेन करना है। तो ये सबका प्रूफ भी कर दिया मैं। तो यहाँ x, y ऐसे लिख भी सकते हो, x, y जो आया था बेसिकली x का वैल्यू कितना आया है, -b1 k1 होगा ना, k1 सपोज किए थे उसको, y = k1, ठीक है, b1 k1 -c1 अपॉन यहाँ से क्या हो जाएगा a1, और y का वैल्यू क्या निकला है a2। यदि k1 के फॉर्म में लिखें तो k1 ही लिख दो, और k1 नहीं लिखना है तो k1 के जगह पर इतना लिख दो बच्चों, ठीक है, k1 के जगह पर इतना लिख दो तो ये भी हो जाएगा। तो k1 लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ लेगा नहीं, तो ठीक है, k1 के हेल्प से हम लोग बेसिकली इतना काम हम लोग कर सकते हैं। और यही हो गया हमारा सॉल्यूशन। और इतना ही था थियोरेटिकल पार्ट। कल मैं सिर्फ प्रॉब्लम करवाऊंगा, चाहे वो ग्राफिकल मेथड हो, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड हो, चाहे एलिमिनेशन मेथड हो, या फिर वो जो रेशियोज वाला काम करते थे उस मेथड से, सिर्फ एक्सरसाइज 3.1, 3.2 और 3.3 कल तीनों वन शॉट लेक्चर होगी। तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा उससे। पूरी एनसीईआरटी इजीली की कैसे सॉल्व करें उस मेथड पर हम लोग काम करेंगे, उस टॉपिक पर हम लोग काम करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच बच्चों, ठीक है, थैंक यू। चलो जाओ। तो आप सब इसी टाइप से पढ़ो जी के, मीन सारे लेक्चर्स, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और सारे मीन्स 11th 12th के भी जो लेक्चर्स मिलते हैं आपको, देखते रहें, पढ़ो जी, आपके लिए खड़ा है, ठीक है। तो बेसिकली आप लोग फोकस्ड होके काम करें, हम लोग आप लोग के लिए एकदम हमेशा तैयार हैं, हमेशा वेल क्या बोल सकते हैं उसको, वेल प्रिपेयर्ड हैं आप लोग के लिए काम करने के लिए। थैंक यू सो मच।